आज भी 90% जगह पे रटवाया जाता है सब जंक्शन, बोल दिया जाता है कि जंक्शन से मैं क्या करूं। इसको समझिएगा। सबसे पहले मैं एक फिगर बनाता हूं, उससे तो 2-3 एजम्पशंस क्लियर होंगे। ये फिगर (0.002) और ये वाला वैल्यू 0.0035। उसके बाद एक और फिगर में बनाता हूं, कहानी समाप्त हो जाएगा। ऐसा करके थोड़ा सा ऐसा था ये, और ये वाला कहानी, और ये वाला this is the fy divided by gamma m, that is 1.15, और दिस इज द एक्चुअल में ये वाला वैल्यू कितना, प्रूफ स्ट्रेंथ 0.002, और ये वाला वैल्यू 0.87 fy अपॉन ES, और दोनों को ऐड करोगे तो 0.002 प्लस 0.87 fy अपॉन ES, और इससे वैल्यू बढ़ा। एक तो ये यहां से सॉल्व करोगे तो 0.87 fy, दूसरा, तीसरा सेकेंड डिग्री पैराबोला, फोर्थ वन दिस इज द 0.67 FCK डिवाइडेड बाई गामा m 1.5, दैट इज 0.45 FCK। अब सारे के सारे जंक्शन समझिएगा। पहला एजम्पशन क्या है, प्लेन सेक्शन बिफोर प्लेन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है कि कंप्रेशन जोन में कंक्रीट के पास बेंडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेन क्या है, 0.0035। देखो डायग्राम में मैंने समझाया था कि नहीं, कि ये वाला कंक्रीट का जो डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये कंक्रीट के ऊपर चेक किया गया है। किसमें चेक किया गया है, कंप्रेशन लगा करके, और कंप्रेशन लगा करके मैक्सिमम स्ट्रेन जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 0.0035। तो दूसरा एजम्पशन। तीसरा एजम्पशन कह रहा है कि हम लोग ये भी बात बताया हूं कि आइडियल कर्व क्या है कंक्रीट का, ये वाला है। लेकिन अगर कोई मेरे को बोले आइडियल कर्व ये है, इसके वजह से स्ट्रेस जो है हमारा ये है, ये बात बोला है। लेकिन अगर कोई बोले कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और मेरा कर्व जो है ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप बोलोगे उसको कि ठीक है तू इससे ही कर ले। कोई बोले कि मेरा ये आ रहा है, तो भी मैं कहूंगा कर ले भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन ये नहीं आता है जनरली, आता क्या है, ये वाला जनरली आता है, आ सकता है। तो इसी को कर्व को गेट वाले क्या कहेंगे कि भैया मेरा कर्व जो यहां से यहां तक जो लिखे हो कि 0.002 तक पैराबोलिक वेरिएशन है, वो मेरा पैराबोलिक वेरिएशन नहीं है, मेरा क्या है, लीनियर वेरिएशन है। और 0.002 से 0.0035 तक मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, तो मेरा ये वाला वैल्यू तक नहीं है, मेरा जो स्ट्रेस आ रहा है वो 0.0030 तक ही क्या है, लीनियर है। तो मैं अब क्या करूं, तो कहने का मतलब कि जो अभी एजम्पशंस हमने लिया है 0.0035, वो एजम्पशंस है, आइडियल कंडीशन में है, कंक्रीट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे बोले चेंज करना है तो कर सकते हो भाई, अगर तुम्हारा टेस्ट किए हो अपना और आ रहा है तो तुम कर सकते हो। गेट इसी बात को पकड़ के उसको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, बोलेगा मेरे पास कोई ऐसा कंक्रीट है जिसका स्ट्रेस डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, और यहां पे जो स्ट्रेस है वो मात्र 0.67 FCK है, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लिया हूं मैं, एक्चुअल में 1.5 लिया है। वो कहेगा कि मैं 1 ले रहा हूं। अब देखो कंक्रीट का स्ट्रेस कितना, 0.67 FCK, बोलेगा कि मैं यहां तक 0.0025 तक ही स्ट्रेन को कांस्टेंट मान रहा हूं। तो मतलब एक भी वैल्यू चेंज किया तो तुम्हारे जो भी पोथी पत्रा में जो लिखा हुआ है सब के सब चेंज। और गेट इसी में फंसा लेता है बच्चों को। तो एक भी वैल्यू चेंज होगा तो क्या क्या चेंज होगा हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे
कि एक भी वैल्यू चेंज किया तो क्या क्या चेंज होगा हम लोग देखेंगे। तो गेट का जब क्वेश्चन करेंगे उसके पहले हम लोग समझेंगे कि कहां पे चेंज होगा, तो कहां कहां चेंज होगा मैं सब कुछ बताऊंगा। परेशान होने की बात ही नहीं है कि एक बात बताऊंगा कि कहां चेंज होगा क्या हो। अभी जो है हमारे पास, वो हमारे पास ऐसा डायग्राम है, ऐसा डायग्राम है। दिस इज द आइडियल कर्व ऑफ कंक्रीट। मतलब पहला एजम्पशन क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, फोर्थ भी क्लियर कि 0 से 0.002 तक क्या है, पैराबोला है, और 0.002 से क्या है, 0.0035 तक क्या है, कांस्टेंट है। तीसरा, चौथा क्लियर। पांचवा तो हमें पहले ही से पता है, सबसे शुरू से ही, कि कंक्रीट जो है टेंशन में कमजोर होता है और कंप्रेशन में अच्छा होता है। मात्र 10% स्ट्रेंथ होता है कंप्रेशन के रेस्पेक्ट में, टेंशन में, तो उसको भी हमने बोला तुमको भी जा फ्री कर दिया, तेरा भी स्ट्रेंथ का कोई जरूरत नहीं है। और सारे के सारे जो स्ट्रेंथ लेंगे वो कौन लेंगे, सरिया लेंगे। तो सारे के सारे टेंशन फोर्स मैंने सरिया को टेंशन दे दिया है। तो कंक्रीट हो गया है टेंशन जोन में, कंक्रीट रिलैक्स है, लेकिन बॉन्डिंग तो बनाना ही पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो लोड लेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, और सेफ्टी की तरफ चला गया है। ले सकता है लोड, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं ले रहा है। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, सेफ्टी है। सेकेंड लास्ट क्या है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 है स्टील के लिए, तो स्ट्रेस इतना आ रहा है 0.87 FY, दैट इज अ डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील। और टेंशन कैसे आया है, ये सब का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो स्ट्रेन जो है मैक्सिमम देखिएगा 0.002 से बराबर है, छोटा नहीं है या बड़ा है, ये इससे एडिशन में बड़ा है। तो अगर ये दो डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आता है तो मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक हम लोगों को पहला एजम्पशन नहीं समझ में आया, अब मैं पहला एजम्पशन समझाता हूं कि क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट एजम्पशन, जो कि हम लोग शुरू से ही रटते आ रहे हैं। प्लेन सेक्शन रिमेन समझ में ही नहीं आता है क्या है मेरे भाई। हुआ क्या है समझिएगा। मान लीजिए ये बीम है, ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशन के लिए ये कैंटिलीवर बीम है। यहां पे हमने इसको लोड डाला, बीम क्या हुआ है, बेंड हुआ। यहां पे हमने लोड डाला P, या कोई भी यूडियल लोड डाल दो, बीम बेंड हुआ। यहां पे अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं, यहां पे पहले स्ट्रेस डायग्राम जो था इस तरह से, टेंशन में ऊपर, नीचे कंप्रेशन में। अब जो डायग्राम बना है वो देखो कर्व हुआ है, और यहां पे भी कर्व हुआ है, और ये इस तरीके से बना है। तो कह रहा है कि अगर अभी भी ये लीनियर है, ये अभी भी लीनियर है, बेंडिंग के पहले लीनियर है, तो ये बेंडिंग के बाद भी हम लोग इसको क्या मानेंगे, लीनियर ही मानेंगे, क्योंकि माइन्यूट सा बेंडिंग होता है, माइन्यूट सा कर्व आता है, इसलिए हम लोग अभी भी इसको क्या मानेंगे, लीनियर ही मानेंगे। ये है एजम्पशन पहला, जो कि आपको कभी नहीं मिलता है, बेचारा रटते रहते हो। तो आज खत्म हो गया, सारे के सारे कहानी खत्म अभी। अब हम लोग जाएंगे एनालिसिस ऑफ बीम के ऊपर। किसके ऊपर जाएंगे, एनालिसिस ऑफ बीम के ऊपर जाएंगे, और वहां पे समझेंगे पहले कि क्या है, हम लोग रेक्टेंगल सेक्शन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहले हम लोग वो समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या कह रहा हूं। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, यहां से हेडिंग में डाल रहा हूं एनालिसिस ऑफ द बीम। क्या डाल रहा हूं मैं, एनालिसिस ऑफ द बीम। तो मैं एक ब्रेक लेता हूं, फिर मैं ये दूसरा लेक्चर डालूंगा कि कहां से कैसे आ रहे हैं। ठीक है, गुड लक, थैंक यू सो मच। दूसरा लेक्चर में आऊंगा, जस्ट आऊंगा, आपको बस ब्रेक मिला है दूसरे लेक्चर के फॉर्म में। के हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन बना चुके हैं तो यहां से कुछ डेफिनेशंस होते हैं,
हमें पहले डेफिनेशंस क्लियर करने हैं उसके बाद, क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड में ये डेफिनेशंस बहुत जरूरी है और ये यहां से क्वेश्चन भी घुमाएगा। मान लीजिए ये सरिया है, 2-3 सरिया मैंने डाल दिया। सर मैंने बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया है, ध्यान से देखिएगा। सरिया के नीचे वाले जोन को हम लोग बोलते हैं क्लियर कवर। क्या बोलते हैं? क्लियर कवर। और इसको बोलते हैं कैपिटल बी या स्मॉल बी। ये एक जगह पे यूज होगा इसलिए हम लोगों ने लिखा है। बीम का जो पूरा का पूरा डेप्थ है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर के जोन से सरिया के सेंटर वाला डिस्टेंस जो है उसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाला जो जोन है सरिया के डायमीटर बाई 2, तो ये टोटल यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर बोलते हैं। अब यहां से कुछ डेफिनेशंस क्लियर होंगे। अगर मुझे ये लिखना होगा ओवरऑल डेप्थ D इज इक्वल्स टू क्या है? ओवर ऑल डेप्थ है इज इक्वल्स टू, अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? D प्लस क्लियर कवर प्लस क्या होगा? डायमीटर बाई 2। और क्लियर कवर प्लस डायमीटर बाई 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? D प्लस इफेक्टिव कवर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कवर। इसको क्या बोलते हैं? ओवरऑल डेप्थ। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि D निकालना पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर कर देंगे। या इफेक्टिव कवर नहीं देगा तो मैं क्लियर कवर माइनस डायमीटर बाई 2 दोनों में माइनस करूंगा ओवरऑल डेप्थ से। दिस इज द डेफिनेशन। हम लोग क्लियर कवर कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं? जब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ समझ रहे थे, एक्सपोजर कंडीशन का कंडीशन समझ रहे थे, वहां पे हम लोग को समझ में आया था कि क्लियर कवर क्या है। तो दिस इज द बेसिकली डेफिनेशंस कि इफेक्टिव कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ओवरऑल डेप्थ क्या है। ये क्या है? डेफिनेशंस है। ठीक है, डेफिनेशंस है। तो ये चीजें समझ में आएगा। कभी क्वेश्चन में क्लियर कवर देगा तो मुझे इफेक्टिव डेप्थ निकालना है, या कभी इफेक्टिव डेप्थ देगा तो डायरेक्ट ओवरऑल से माइनस करना है। अगर क्लियर कवर दे दिया तो डायमीटर का ये करना है। दूसरी चीज हम लोग को समझना है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं N इंटू AST, या सिंपल सी बात है इसको हम लोग बोलते हैं AST। AST क्या है? हम लोग ये भी लिखते हैं N इज द नंबर ऑफ बार, क्रॉस सेक्शन बार, ये डिवाइड इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। क्या है? डायमीटर का स्क्वायर। तो AST इज इक्वल टू N इज द नंबर ऑफ बार इंटू पाई बाई 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ स्टील। ठीक है। अब दिया जाएगा, मान लीजिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो दिया है, मान लीजिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे दिया जाए कि ग्रेड क्या है? MX है और FE 250 है। तो FCK इज इक्वल टू X न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और FE 250 को हम लोग FY इज इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सब कहानी जो है बिल्कुल बेसिक है, हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, कैसे कैसे यूज करना है हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। क्रिस्टल क्लियर करते चले जाना है। क्या करना है? क्रिस्टल क्लियर करते हुए चले जाना है। अब इसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कहने का मतलब कि अब इसका एनालिसिस कहने का मतलब क्या है कि एक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आएगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन होगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जोन होगा। अभी हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़ा है कि सारे के सारे टेंशन जो होगा वो कौन लेगा? ये सरिया लेगा,
और ऊपर जो कंक्रीट है, कंक्रीट के बारे में शुरू से ही पढ़ते जा रहे हैं कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होगा, तो सारे के सारे कंप्रेशन फोर्स कौन लेगा? कंक्रीट लेगा। और कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसा है, लोडिंग बिहेवियर कैसा है, हम लोग उसको भी जानते हैं कि कैसे कैसे हैंडल करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड में। तो चलते हैं, बिना देर किए बगैर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या है। मैं इसको भी मिटा देता हूं। बड़े ध्यान से देखना है। ये रेक्टेंगल सेक्शन है। डायग्राम अगर इधर उधर हो यार तो संभाल लेना अपना, ठीक है। इसको हम लोग विड्थ बोलते हैं या स्मॉल बी बोलते हैं। यहां पे सरिया हमने लगा रखा है 4, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बड़े बड़े करके हम लोगों ने देख लिया है। दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ का मतलब क्लियर कवर कोई लोड नहीं लेता है। हम लोग ये कई बार समझे हैं कि कोई लोड इफेक्टिव डेप्थ नहीं लेता है, इफेक्टिव कवर नहीं लेता है। सारा के सारा लोड कौन लेता है? इफेक्टिव डेप्थ। दिस इज द एरिया ऑफ स्टील। यहां पे कुछ क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस। कुछ लोगों का यहां पे भी कंफ्यूजन है कि आपने न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में क्यों नहीं लिया। नहीं इसीलिए लिया कि सरिया का यूनिट वेट कुछ और है। जैसे हम लोग देखते हैं पार्क में जाते हैं, एक झूला पे बैठते हैं, एक तरफ अगर बच्चा बैठा हुआ है, एक तरफ आप एडल्ट बैठे हुए हैं, तो देखिएगा कि झूला जो बड़े तरफ बैठा हुआ उसके तरफ झुक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? सीजी का कंडीशन है। तो जिधर हैवी वेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा लगा हुआ है उधर की तरफ सीजी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस में रखना है तो। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, कैसे है, हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लोग यहां पे स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। क्या? कहां पे? यहां पे स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे। उसको हम लोगों ने मार्क कर रखा है इस तरीके से। स्ट्रेन के बारे में हम लोगों ने अभी अभी समझा कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन है इवन आफ्टर द बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। प्लेन सेक्शन अभी भी प्लेन ही है, क्या है? इवन आफ्टर द बेंडिंग। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेन का जो डायग्राम वेरिएशन है वो अभी भी क्या है? लीनियर वेरिएशन ही है। कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन ही है, जैसे ये डायग्राम आपके पास बन चुका है। अभी हम लोग इसके बारे में बहुत बातें करने वाले हैं भाई। इतना आसान क्या है और इतना जल्दी क्या है? इसके ऊपर ये कंक्रीट है, कंक्रीट का स्ट्रेस डायग्राम हम लोग बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। कंक्रीट के स्ट्रेस वेरिएशन कैसा है, क्या है, अभी हम लोग बात करेंगे। नीचे स्टील है, सारे के सारे टेंशन फोर्स कौन लेगा? ये स्टील, ये स्टील, ये स्टील लेगा। ये कंक्रीट जो है कोई भी स्ट्रेस नहीं लेगा, तो सारे के सारे स्टील के ऊपर हम लोग स्ट्रेस डाल दे रहे हैं। तो स्ट्रेस स्टील के ऊपर कितना है? दैट इज 0.87 FY हम लोगों ने डिसाइड किया था। ये कहानी बहुत लंबी चली है, अब हमें परेशान नहीं करना है कि ये कहां से आया। स्टील का स्ट्रेस FY है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट मेथड में 1.15 लिया है, तो FY डिवाइडेड बाय 1.15 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करोगे तो 0.87 FY आएगा। स्टील के ऊपर स्टील के ऊपर स्टील के ऊपर टेंशन में मैक्सिमम जो स्ट्रेन हो रहा था वो क्या हो रहा था? 0.002 प्लस
0.87 FY अपॉन ES हो रहा था। ये क्या है? 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES से ज्यादा हो रहा था, और कंक्रीट के ऊपर मैक्सिमम जो स्ट्रेन है वो 0.0035 आ रहा था। कहानी यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है कि ये डायग्राम बना कैसे, ये डायग्राम बनाना कैसे है? यहां तक समझ में आया? ये डायग्राम जनरली नहीं समझ में आता कि बना कैसे, हम लोग वैल्यू रटते हैं। आज हमें समझना है कि समझना कैसे है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं फिर से कि हमने इसका एनालिसिस किया, स्ट्रेन एनालिसिस कर दिया। स्ट्रेन एनालिसिस में क्या है? लीनियर मैनर में बिहेव कर रहा है। ऊपर कंक्रीट का मैक्सिमम जो आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पे जो स्ट्रेन है वो 0.0035 है। टेंशन जोन में मैक्सिमम स्ट्रेन है स्टील के पास, दैट इज 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES है। क्लियर है? अब इसके ऊपर मुझे स्ट्रेस डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है? स्ट्रेन डायग्राम। मैं लिखता हूं कुछ देर के लिए, ताकि एक बार तो STRAIN स्ट्रेन डायग्राम है, और ये क्या है? स्ट्रेस डायग्राम है। बाद में मिटा देंगे, ठीक है? एक बार लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद कंक्रीट का जो स्ट्रेस डायग्राम है वो वेरिएशन है। बड़े ध्यान से देखना, ये स्ट्रेन क्या है? जीरो से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के कहा हुआ है 0.0035। तो बीच में कहीं पे आए होंगे, दैट इज 0.002 आया होगा। बीच में स्ट्रेन का वैल्यू 0.002 आया होगा, तभी 0.002 के बाद 0.0035 पे गया होगा। अब ध्यान से देखना, मैं एक बार फिर से बनाता हूं। स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा था। 0.002 स्ट्रेन से 0.0035 तक स्ट्रेन कैसा है? लीनियर मैनर में। बट स्ट्रेस कैसा वेरिएशन है? 0 से 0.002 तक पैराबोला, फिर कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेन 0 है, स्ट्रेस 0 है। यहां पे जैसे ही स्ट्रेन बढ़े, स्ट्रेस क्या हुआ? पैराबोलिक बढ़ रहा है। पैराबोलिक बढ़ा, कहां तक बढ़ा? 0.002 तक बढ़ा। 0.002 से 0.0035 पे स्ट्रेस 0.45 FCK ही है। अब ये स्ट्रेस जो है, ये 0.00 पे स्ट्रेस कांस्टेंट ही है, और ये जो स्ट्रेस है 0.45 FCK, एक्चुअल में 0.446 आता है। मैंने बताया है कि 0.446 आता है। अब बड़े ध्यान से, इसका मतलब ध्यान से देखना कि कंक्रीट का स्ट्रेस कितना? 0.45 FCK, और ये देखो यहां से यहां तक 0.45, फिर धीरे धीरे घट रहा है। अगर यहां से आऊं तो यहां से यहां तक 0.45 FCK, और यहां से धीरे धीरे क्या हुआ? घटना स्टार्ट हुआ। तो ये वाला कंडीशन ऐसा आ गया। आराम से पहले देखो कि क्या मैं उस डायग्राम का ऐसा कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेन मैं बना सकता हूं, और अगर मैं बना लिया तो कोई गलती तो नहीं किया। आराम से देखिए, 10 सेकेंड देखिए कि हमने क्या किया, कैसे बनाया ये डायग्राम, कैसे बना डायग्राम। बार बार अगर नहीं समझ में आता तो फिर से पीछे जाइए, फिर से देखिए कि 0 स्ट्रेन था तो 0 स्ट्रेन पे 0 स्ट्रेस था। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ रहा है 0 से 0.45 तक, 0 से 0.45 तक, और 0.002 से 0.0035 ये क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज 0.45 FCK है। एम आई राइट? अब हमें क्या पता है? ये तो शुरू से बहुत कुछ पता है कि स्ट्रेस डायग्राम का एरिया टोटल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? अब यहां पे एक्चुअल में इसका जो कंक्रीट था, उस कंक्रीट का बिहेवियर कैसा है? उस कंक्रीट का बिहेवियर वेरिएशन में, स्ट्रेस में ऐसा है।
तो मुझे इसका डायग्राम निकालने के बाद, इसका एरिया निकालने के बाद मुझे पता चलेगा कि ये कंक्रीट कितना स्ट्रेस ले रहा है। कंक्रीट कितना स्ट्रेस ले रहा है हमें ये पता चलना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्लियर करता हूं और स्ट्रेस स्ट्रेन लिखा हुआ है उसको भी क्लियर करता हूं। मेरे बोर्ड पे उतना ही कुछ चाहिए जितना मुझे जरूरत है, इसका अब हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस डायग्राम। क्या चाहिए, स्ट्रेस डायग्राम चाहिए। स्ट्रेस डायग्राम बना लिया तो अब स्ट्रेस डायग्राम का एरिया चाहिए ताकि हम टोटल स्ट्रेस निकाल पाएं, और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्ट्रेस इनटू एरिया लोड पता चल जाएगा कि लोड कंक्रीट कितना ले रहा है और टेंसाइल में स्टील कितना ले रहा है। हम दोनों का लोड बात पता करना चाहते हैं। तो लोड पता करने के लिए मुझे टोटल स्ट्रेस चाहिए और टोटल एरिया चाहिए। एरिया हमें पता चल जाएगा क्योंकि जो सेक्शन है वही है ना। हमें स्ट्रेस पता करना है कि टोटल स्ट्रेस कंक्रीट के पास क्या है। WSM होता तो ऐसा ही वेरिएशन यहां पे होता तो ट्रायंगल का एरिया निकाल देते थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मामला आसान हो जाता था। यहां पे मामला आसान नहीं होगा क्योंकि मामला मुश्किल है, क्योंकि ऐसा एरिया हम लोग जनरली देखते ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा एरिया निकालना मुश्किल है। हम लोग पहले एरिया निकालने की कोशिश करते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है, ये वाला 0.45 FC के, अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो ये रेक्टेंगल का एरिया, और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो इनटू ये इसका एरिया ट्रायंगल के जैसा होता है। हम लोग बात करेंगे 2/3 बेस इंटू हाइट होता है। हम लोग देख लेंगे कि इसका एरिया क्या होता है। पहले तो मुझे ये डायरेक्शन चाहिए और ये डायमेंशन चाहिए, दोनों डायमेंशन चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस जो है, बड़े ध्यान से, दिस इज द एक्चुअली XU, दिस इज द XU। XU का मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। वर्किंग स्ट्रेस में हम लोग इसी चीज को XA लिखते हैं, लिमिट स्टेट में हम लोग XU लिखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि ये XU है तो यहां पे स्ट्रेन 0.0035 है, तो ये कितना होगा, ताकि ये कितना होगा तो मैं लिखता हूं बाई सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल, सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल। बड़े ध्यान से देखना है, मेरे पास ट्रायंगल कैसा है। ऑनलाइन में ये सब चीजें डिटेल से बताना पड़ता है, ऑफलाइन में तो हम लोग कर देते हैं काम। 0.0035 और ये वाला डिस्टेंस कितना, XU। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मैंने वाट से साइन लगा दिया कि वाट। अब सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइडेड बाय ये, ध्यान से देखिएगा, ये डिवाइडेड बाय ये इज इक्वल्स टू ये डिवाइडेड बाय ये। तो ये सॉरी उल्टा हो गया, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये क्या है, XU है, डिवाइडेड बाय 0.0035 है। तो अब मुझे ये चाहिए, तो ये इज इक्वल्स टू XU इंटू 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035। इसको सोल्व कीजिएगा तो 4/7 XU आएगा, दैट इज व्हाट। इसका मतलब ये डिस्टेंस आया 4/7 XU, तो यही डिस्टेंस यहां पे आएगा, दैट इज 4/7 XU। यहां से यहां तक वैल्यू XU, ये 4/7 XU, तो मुझे क्या निकालना है, XU माइनस 4/7 XU, दैट इज इक्वल टू 3/7 XU। इसका मतलब दिस इज द 3/7 XU।
दिस इज द 3/7 XU। यहां तक मामला सही है। तो हमारे पास अब सारे के सारे डायमेंशन पता चल गए हैं, तो मुझे इनका टोटल एरिया पता कर लेना पड़ेगा और हम लोग कर लेंगे। अब टोटल एरिया क्या है, अब हम लोग को यह समझना है कि टोटल एरिया क्या है। तो हमारा काम जो था कि ये डायमेंशन निकल गए, ये पता, ये पता, ये भी पता है, ये दोनों एक ही है और ये हमें पता चल जाए तो एरिया हम निकाल लेंगे। एरिया निकाल लेंगे इसका मतलब टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग निकाल लिए, क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम है तो इसके ऊपर जो कंप्रेशन जोन में हम लोग एरिया निकाल रहे हैं वो क्या होगा, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लोग निकाल पाएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अब मुझे चाहिए एरिया अंडर स्ट्रेस डायग्राम। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं यहां से सेकेंड। थोड़ा सा यहां पे टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद की चीजें बड़ा आसान, बड़ा समझदारी से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे कि क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है ध्यान से देखना। मैं पूरा बनाता हूं, ये हमें बड़ा सा बनाना है, ये और ये। ठीक है, ये वाला वैल्यू क्या है, 4/7XU है। ये वाला कितना है, 3/7XU है। पहले तो एरिया निकालना है, फिर इसका सीजी निकालना है, तो वहीं पे लोड लगाओगे ना, तभी तो मोमेंट फ्री लोड आएगा। तो ये वाला क्या है, 0.45 FCK। इसको हम लोग बोलते हैं एरिया 1 और इसको हम लोग बोल रहे हैं A2। तो ए टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ध्यान से देखिएगा, A1 इज इक्वल टू क्या है, ये रेक्टेंगल, तो 0.45 FCK इंटू 3/7XU। A2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, A2 जब ट्रायंगल होता है तो हम लोग लिखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग एरिया लिखते हैं 2/3 बेस इंटू हाइट। तो A2 क्या है, ऐसा है, तो ऐसा क्या होगा, 2/3 बेस इंटू 4/7XU। दिस इज द एक्चुअली 0.17 FCK XU। आप सोल्व करिए, कैलकुलेटर चलाइए, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। 0.19 FCK XU। दिस इज द A1 and this is the A2। बात समझ में आया? अब यहां से अगर मुझे ये लिखना होगा तो 0.19 FCK XU प्लस 0.17 FCK XU, दोनों को हम लोग लिख देंगे, दैट इज 0.3 FCK XU। दिस इज द एरिया। एरिया का मतलब क्या हुआ, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या है, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का एरिया है तो टोटल स्ट्रेस आएगा, कंप्रेशन जोन का है तो टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस, दैट इज टोटल A, दैट इज इक्वल टू 0.36 FCK इंटू XU। क्लियर है मेरे भाई? आराम से देखिए, नो जल्दीबाजी, बिल्कुल कंसेप्चुअल। क्लियर है? आराम से देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसका मतलब मुझे टोटल एरिया पता चल गया है, कितना, टोटल एरिया पता चल गया है 0.36 FCK इंटू XU, दैट इज दिस वन। टोटल एरिया मुझे पता चल गया है।
टोटल एरिया पता चल गया है। अब हमें क्या करना है कि इसका एरिया का सीजी, क्योंकि एरिया पता चल गया और इनटू विड्थ से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो मुझे एक्सयू ले ही लिया हूं मैं। तो अगर मुझे स्ट्रेस निकालना पड़ जाए, टोटल स्ट्रेस कितना है, दैट इज 0.36 एफसीके। तो एक्सयू तो लिया हुआ है, इनटू विड्थ लूंगा तो इसका एरिया एक्सयू इंटू बी एरिया है, और स्ट्रेस कितना आया है 0.36। एक्चुअल में अगर ये वाला इधर से पूरा रेक्टेंगल होता तो इसका एरिया क्या होता, 0.45 एफसीके इंटू एक्सयू टोटल स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस कितना 0.36 एफसीके इंटू एक्सयू। तो सिर्फ और सिर्फ विड्थ से, या ऐसे समझो पर यूनिट मीटर अगर निकालना है तो b इंटू 1 से निकालना होगा। तो हम लोग विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंप्रेसिव लोड आ जाएगा। तो जब हम लोग लोड निकाल लेंगे तो उसको कहीं ना कहीं पे तक करना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सीजी के ऊपर ही लोड क्या हो जाए, एक्ट हो जाए। सीजी के ऊपर ही लोड क्या कर दूं मैं, एक्ट कर दूं, तो वहां से सीजी आ जाएगा। तो इस जोन का सीजी मैं निकाल लूंगा कि सीजी क्या है। अब सीजी मैं निकालता हूं, टोटल एरिया मेरे को पता चल गया है। एरिया कितना है टोटल 0.36 एफसीके इंटू एक्सयू इक्वल्स टू ए। मैं याद रखूंगा, मुझे सीजी निकालना है। सीजी कैसे निकालना है हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि सीजी क्या है। अब बड़े ध्यान से देखना है। सीजी एरिया हम लोग को पता है, इसका जरूरत पड़ेगा सीजी में, तो मैं सीजी में इसका जरूरत लूंगा मैं। देखिएगा ध्यान से। अब सीजी को कैसे समझते हैं हम लोग, ये समझदारी से काम लेंगे। पेन काम आएगा। ध्यान से देखिएगा कि सीजी को हम लोग कैसे समझते हैं। यहां पे मैं बनाता हूं, इस तरीके का कोई डायग्राम है। समझने के लिए इस डायग्राम को मैं ऐसा स्लाइड कर दिया हूं, ठीक है, ऐसा स्लाइड कर दिया हूं, ठीक है। ये एरिया है, इसका एरिया है और इसका सीजी है। जब दो बॉडी का सीजी निकालना होता है, अलग अलग बॉडी है और सीजी को एक रेफरेंस पॉइंट से निकालना होता है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 और इज इक्वल टू x बार निकाल लेते हैं। तो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, हमें दोनों का रिजल्टेंट सीजी निकालना है कि क्या है। तो ये वाला वैल्यू कितना है 3y7xu है, ये वाला वैल्यू कितना है 4y7xu निकालना है मुझे। एक्चुअल में यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से मुझे क्या निकालना है, सीजी निकालना है। तो इस बॉडी का सीजी क्या हो, रेक्टेंगल का सीजी सेंटर तक, तो दैट इज x1। x1 इक्वल टू क्या होगा, ये 3y7 है तो ये 3y14 हो जाएगा, 14xu हो जाएगा। तो इस बॉडी का एरिया इस बॉडी का x1 आ गया, तो a1 आ गया और इसी का x1 आ गया कितना 3y14xu। a2 चाहिए और x2 चाहिए मुझे, क्या होगा, कहां से, यहां से। तो जब ये वाला पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, जब ऐसा डायग्राम होता है तो इसका जो सीजी होता है 3/8 फ्रॉम द बेस 3/8 फ्रॉम द बेस इंटू हाइट, फ्रॉम द बेस 3/8 इंटू हाइट कितना है 4y7xu, दैट इज इक्वल टू, लकली ये भी 3y14xu ही आ रहा है। हमें ये बॉडी का सीजी यहां से निकला, मुझे लेना कहां से है, यहां से लेना है। तो दिस इज द x2, यहां से मैं रेड पेन से लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखना। तो मुझे क्या लिखना है यहां से, ये वाले वैल्यू को हम लोग लिखेंगे x2 इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस कितना 3y7xu प्लस 3y14xu। तो यहां से x2 क्या लिखूंगा मैं, 3y7xu प्लस 3y14xu। ठीक है, ये दिख रहा है क्या, देखिए।
पक्का? चलिए अब देखो, इसका एरिया भी पता चल गया, सीजी भी पता चल गया, एरिया भी पता चल गया, सीजी भी पता चल गया। मुझे इसका रिजल्टेंट सीजी निकालना होगा, तो मैं क्या निकालूंगा? मैं निकाल लेता हूं यहां पे निकालता हूं। इसका सीजी मुझे निकालना है एक्स बार इज इक्व टू, क्या लिखूंगा? a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, दिस इज द एक्स बार। एक्स बार दिख रहा है, देखिएगा यहां पे क्या होगा? a1 x1, a1 कितना? 0.19 fc के xu इंटू 3/14 xu प्लस, देखना a2 क्या है? 0.17 fc के xu इंटू 3/7 xu प्लस 3/14 xu। एक्स बार यहां दिख रहा है, अब डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 क्या है? टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है? 0.36 fc के इंटू xu। यहां से सोल्व करोगे टोटल तो वैल्यू आएंगे 0.42 xu, दैट इज एक्स बार, दैट इज 0.42 xu आएंगे। तो 10 सेकेंड होल्ड करिए, आराम से इसके ऊपर निगाहें मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, आराम से देखिए, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे भाई। क्योंकि कहानी अब जो नहीं समझने वाला था, दिक्कत करने वाला था, वो तो हमने कर लिया पास। अब तो हमारा काम है समझाना, क्योंकि ये समझाना दिक्कत थोड़ा इसलिए होता है कि जनरली ये बीटेक का पार्ट नहीं है। बीटेक का पहले का पार्ट है किसी सेक्शन का, अनसिमेट्रिकल सेक्शन का सीजी निकालना, किसी सेक्शन का कुछ निकालना, एरिया निकालना, वो निकालना। जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/n+1 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या मैंने बोला? एरिया अगर कुछ ऐसा हो जाए, ये कितने डिग्री पैराबोला थे? सेकेंड डिग्री पैराबोला थे। देखो मैं एक चीज एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए समझाता हूं। अगर ये ट्रायंगल है तो ये फर्स्ट डिग्री है, तो हम लोग एरिया क्या लिखते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये कहां से आया? n/n+1 इंटू बेस इंटू हाइट। n इज इक्वल टू फर्स्ट डिग्री, n+1 2 डिग्री, बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से यहाँ पे ये डायमेंशन क्या है? 2 डिग्री पैराबोला है, तो हम लोग का एरिया क्या होगा? n/n+1 इंटू बेस इंटू हाइट। n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2+1 b इंटू हाइट, दैट इज 2/3 बेस इंटू हाइट। बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ऐसे ही सीजी का भी है। सीजी का क्या करना है, टेंशन मत लो, ज्यादा कितना याद रखोगे। क्लियर है? आप सब देख लिए होगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको आगे बढ़ता हूं और इनको मैं सब कुछ इरेज करता हूं। मुझे टोटल एरिया इसका पता चल गया और इसका सीजी पता चल गया। अब हमें पता चल गया। अब मैं इसको करता हूं इरेज। ध्यान से देखिएगा इसको। अब यहां से मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, मैं सब मिटाता हूं। सीजी भी पता चल गया, टोटल एरिया हमें पता चल गया। अब एरिया का हमें मतलब ही नहीं है, टोटल एरिया से मतलब है हमें, तो हम सब कुछ मिटाते हैं।
अब हमें जो जरूरत है मैंने सब दिखा दिया, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मुझे क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब A इज इक्वल टू क्या था, टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस था। क्या है, A इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अब मुझे क्या करना है, टोटल एरिया। अब मुझे देखना है टोटल लोड टेकन। लोड टेकन इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू विड्थ ऑफ द सेक्शन, इनटू विड्थ ऑफ सेक्शन। तो देखिएगा, टोटल लोड टेकन कौन सा, कंप्रेशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे C1 से। तो C1 इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस एरिया, दैट इज 0.36 FCK B इंटू XU प्लस इंटू विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्या है, B इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन इंटू B। इसका मतलब C1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.36 FCK। तो लोड टेकन बाई स्टील, दैट इज इक्वल टू T1 से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ध्यान से रखिएगा, T1 इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, 0.87 FY इंटू एरिया क्या है, AST, दैट इज T1। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब मैं लोडिंग डायग्राम बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना है। लोडिंग डायग्राम अगर मुझे लेके आना है, ये है, मान लो यहां तक है, दैट इज T1 इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। स्ट्रेस डायग्राम है, इसको लोड डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील ये इंटू AST। एरिया ऑफ स्ट्रेस क्या है, ये यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, यहाँ पे कहीं पे लोड लग रहा है CG, और C1 का वैल्यू क्या है, 0. ये ज्यादा लिख दी, बड़ा कर दिया मैंने, यही दिखाता हूं, इधर दिखेगा नहीं बोर्ड पे फिर। C1 इज इक्वल टू क्या है, 0.36 FCK B इंटू XU। और ये CG कितना मैं लेके आया हूं, दिस इज द 0.42 XU। मामला रफा दफा, मामला क्या है, रफा दफा। मामला समझ में आया या नहीं आया। दिस इज द कंडीशन कि लोड डायग्राम कैसे लग रहा है। अब यहां से एक और टर्म लेके आ रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, देखो ये टोटल इफेक्टिव डेप्थ, यहां से यहां तक D, ये वाला D 0.42 XU। तो ये वाला डिस्टेंस कितना, D माइनस 0.42 XU, दैट इज इक्वल टू लीवर आर्म 1। तो यहां से 3 डाटा मैंने डिराइव करके लेके आया कि लीवर आर्म क्या है, C1 क्या है, जो कंक्रीट कितना कंप्रेसिव फोर्स ले रहा है, स्टील कितना टेंशन फोर्स ले रहा है, हमने निकाला। स्टील कहाँ पे लग रहा है, कंक्रीट का CG कहाँ है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज लीवर आर्म। बड़े ध्यान से देखिएगा, लीवर आर्म इज ए डिस्टेंस बिटवीन CG of compression zone and CG of tension zone। CG of the compression zone and CG of the tension zone के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं लीवर आर। क्या बोलते हैं उसको, लीवर आर।
तो ये वाला डायग्राम क्या है? लोडिंग डायग्राम है। क्या बोलते हैं उसको? लोडिंग डायग्राम बोलते हैं इसको। तो T1 पता चल गया, स्टील के थ्रू कितना टेंशन ले सकता है। कंप्रेशन पता चल गया, कंक्रीट कितना कंप्रेशन फोर्स ले सकता है। लीवर आर्म पता चल गया, कितना लीवर आर्म है। अब हमें सेक्शन के बारे में जानकारी पूरा का पूरा पता चल गया। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता क्या है। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। फिर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग स्टेट मेथड में लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस WSM में बोलते हैं, हम लोग लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। फिर MOR क्या होता है हम लोग वो भी निकालेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहे हैं, कौन सा MOR क्या करते हैं, हम लोग उसको भी डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग डालता हूं, टू डिटरमाइन, ध्यान से देखिएगा, टू डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जैसे डेफिनेशन समझाया जा रहा है आप वैसे ही समझेंगे। टू डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है वो हम लोग को समझ में आना चाहिए। दैट इज टोटल कंप्रेशन फोर्स, जहां पे टेंशन फोर्स के बराबर हो जाए उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। उस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोग को क्या करना है? टोटल कंप्रेसिव फोर्स, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल टेंसाइल फोर्स। इतना नहीं लिखना है बार बार, मैं एक बार लिख देता हूं, टोटल टेंसाइल फोर्स। इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं? रिप्रेजेंट C1 इज इक्वल्स टू T1। C1 का वैल्यू क्या है? 0.36 FCK B इंटू XU, दैट इज इक्वल्स टू 0.87 FYAST। यहां से हम लोग XU लेके आएंगे, दैट इज 0.87 FYAST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। दिस इज द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, जहां पे टोटल कंप्रेशन टोटल टेंशन के बराबर हो जाए उस न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो हम लोगों ने देखा कि टोटल टू डिटरमाइन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जहां पे, अब मैं इसको मिटा देता हूं, जहां पे टोटल स्ट्रेन स्टील का, वहां पे कंक्रीट का अगर टोटल स्ट्रेन बराबर हो रहा है, उस एक्सिस के ऊपर जो न्यूट्रल पॉइंट आ रहा होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोल रहे हैं? लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। अब बड़े ध्यान से हमें देखना है किसको? स्ट्रेन डायग्राम को देखना है। क्या करना है? स्ट्रेन डायग्राम को देखना है कि हम लोग को कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट हेडिंग में डाल रहा हूं क्या? लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कभी भी चाहे डब्ल्यू में पढ़ाऊंगा या इसी तरीके से मैं यूज करूंगा। क्या होता है? टोटल कंप्रेशन इज टू टोटल टेंशन, दैट इज एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो जहां पे डब्ल्यू होगा तो टोटल कंप्रेशन आएगा, C1 C2 आएगा, टोटल टेंशन T1 T2 आएगा। तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि क्या है। टू डिटरमाइन लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी, मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे अभी लीवर आर्म सिखाना है, MOR सिखाना है। तो आज ये लेक्चर पूरा करके ही करूंगा, नहीं तो दोबारा मेहनत करना पड़ेगा मुझे, टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। इसके ऊपर फोकस करना है।
इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स यू लिमिट। क्या बोल रहे हैं? एक्स यू लिमिट। इसको क्या बोल रहे हैं? एक्स यू लिमिट। जो रेड के अंदर है सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ध्यान देना है। इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स यू लिमिट। जब स्ट्रेन कंप्रेशन में, स्ट्रेन टेंशन में बराबर हो जाए, अपने अपने मैक्सिमम स्टेटस पे पहुंच जाए, एक्स यू लिमिट। यहां से यहां तक डी, ये एक्स यू लिमिट, तो ये डी माइनस एक्स यू लिमिट। अब मुझे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या करना है? सिमेट्री कर देना है। क्या करना है? सिमेट्री कर देना है। अब ध्यान से देखिएगा कि अब हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए डी माइनस एक्स यू टू डिटरमाइन लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। डी माइनस एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाई एक्स यू लिमिट। डी माइनस एक्स यू लिमिट के लिए ये वाला वैल्यू, दैट इज 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस। ये बड़े ध्यान से ये देखिएगा, नहीं तो उड़ जाएगा, चिड़िया उड़। डी अपॉन एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू एक्स यू लिमिट बाई एक्स यू लिमिट, माइनस में उधर जाकर के क्या कर देंगे? प्लस में। डी 0.002 प्लस, ये भी दिक्कत होता है कुछ लोगों को, ध्यान से देखिएगा, एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइडेड बाई 0.0035। इसको मैं एक लाइन में और लिख के समझाता हूँ। -1 लिख सकता हूँ, और -1 को उधर लेके जाऊंगा तो क्या करूंगा? +1 लिखूंगा। तो मैं एक ही लाइन में लिख दिया। इतना बड़ा बड़ा लिखना थोड़ा सा दिक्कत लगता है भाई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे। तो जब क्या करेंगे? एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो 0.0055 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस डिवाइडेड बाई 0.0035 आएगा। ये डी अपॉन एक्स यू लिमिट ही रहेगा। मुझे एक्चुअल में निकालना क्या है? एक्स यू लिमिट। क्या निकालना है? एक्स यू लिमिट निकालना है, डिवाइडेड बाई डी करना है। मैंने क्या किया? रिवर्स कर दिया। अब वैल्यू क्या है? 0.0035 डिवाइडेड बाई, क्लियर? इसको मैंने क्या किया? रिवर्स किया। अब ईएस क्या बचा है? ईएस इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 10⁵। अब इसको सोल्व करोगे आप, एलसीएम उलसीएम ले करके देखो। इसको पहले नीचे वाले को एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? 0.0035 डिवाइडेड बाई, एलसीएम ले लोगे तो ये क्या होगा? 2 इंटू 10⁵, और ये इससे क्या होगा? मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड करोगे तो 1100 आएगा, प्लस 0.87 एफ वाई आएगा। इसको फिर से ऊपर से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? इंटू 2 इंटू 10⁵, तो ये आ जाएंगे 700 डिवाइडेड बाई ये। इसका मतलब सोल्व करके वैल्यू क्या आएंगे? एक्स यू लिमिट बाई डी इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एलसीएम लेने में दिक्कत है, जल्दी में नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार करके देखना अपने कॉपी पे, सब कुछ वैल्यू सेम आ जाएंगे। एलसीएम उलसीएम देख करके ले लेना। वैसे मैं हर एक स्टेप समझाता चला जा रहा हूं कि क्या कैसे आ रहे हैं। अब अगर मुझे ये बताओ कि ये वाला वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई पूछे कि कोफिशिएंट, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। इसको क्या बोल रहे हैं? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोल रहे हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस।
अब देखो कोई मेरे से पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो देखो ये एफ वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहां से नोट लिखता हूं, नोट कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस is only depends on coefficient of limiting neutral axis is only depends on grade of steel, grades of steel। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से जम के पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन कि coefficient of limiting neutral axis is only depends on grades of steel, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड्स ऑफ स्टील के ऊपर। वजह कि जब ग्रेड्स, और दूसरी बात IS 456 तीन ही ग्रेड के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे Fe 250 डालेंगे तो क्या होगा, Fe 415 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 500 डालेंगे तो क्या होगा, हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अब हमें तैयार रहना है इसके लिए, हमें तैयार रहना है इसके लिए वैल्यू को, तो ये वाला वैल्यू जरूर याद रखिएगा, ये भी पूछे जाएंगे। मान लीजिए ईएस का क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गलती से आ गया हमारे पास कि जो हमने जो ग्रेड लिया है, रट तो लोगे, लेकिन हमने जो ग्रेड लिया है वो ना तो Fe 250 लिया है, Fe 250 के लिए रट लोगे कि 0.53 आता है, Fe 415 के लिए भी रट लोगे 0.48 आता है, Fe 500 के लिए भी रट लोगे 0.46 आता है, लेकिन 0.53, 0.48, 0.46 से कैसे आ रहा है, जब यहां पे पुट कर रहे तब ना आ रहा है जी। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि मैं ऐसा स्टील यूज कर रहा हूं जिसका ग्रेड 215 है या 400 है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहां पे पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमारा न्यूट्रल एक्सिस का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। लेकिन एसएससी जेई लेवल में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैं बोलता हूं ना जी कि ईएस का भी क्वेश्चन बनाना है, गेट का भी बनाना है, तो गेट कहां से क्वेश्चन घुमाता है वो भी डिस्कशन किया हूं। ईएस में क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है कि जब ग्रेड ऑफ स्टील 250 नहीं है, 415 नहीं है, 500 नहीं है, मेरा जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो 215 है, अब हम क्या करेंगे, का 0.53 पुट करेंगे, नहीं करेंगे, क्या पुट करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फिर 0.53 जैसा कोई वैल्यू आएगा उसको हम लोग यूज करेंगे। तो याद रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड्स ऑफ स्टील। क्या है, ग्रेड्स ऑफ स्टील। तो हमें